Good morning to all of you. Now our turn is second chapter, basic accounting term. बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या है ये? जो हमारे बिजनेस में यूज होने वाले वर्ड या हम कहें टर्मिनोलॉजी, जो ऐसे वर्ड्स जो हमारे अकाउंट में यूज होंगे उनको हम कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जो अकाउंट में यूज होने वाली लैंग्वेज या टर्म हम कह सकते हैं। देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म विच आर डेली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस के वर्ड में डेली यूज होने वाले ऐसे वर्ड जो कि अकाउंटिंग टर्म्स कहलाएंगी। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, आपने सुना था कि मैंने बोला था कि सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्लासिफाई करते हैं, फिर हम समरी करते हैं, समराइजिंग, और समराइजिंग करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आउट होता है उसको इंटरप्रिएट और कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। अब रिकॉर्डिंग करने से पहले हमको पता तो होना चाहिए कि किस चीज को क्या बोला जाता है। तो बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एज दीज टर्म्स हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग इन अकाउंटिंग। तो इन जो अकाउंट्स में ये वर्ड जो है यूज किए जा रहे हैं उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग जो है वो हमको समझ लेना चाहिए यहाँ। दीज बेसिक टर्म्स आर कोल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ये बेसिक टर्म जो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कही जाती हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन। A business transaction is an economic activity of the business that change its financial position. एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन में है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। Whenever any business transaction take place, it result in a change in the value of some of the assets, liability और capital। कोई भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होने पर हमारा रिजल्ट जो है, हमारे एसेट जो है, हमारी लाइबिलिटी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने परचेज किया, तो मैं ये बोल रही थी कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होने पर जो है हमारी एसेट्स लाइबिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रही थी मैं कि परचेज किया आपने एक एसेट्स। अब एसेट्स परचेज किया, अब आपका जो एसेट साइड में कैश, फर्नीचर, अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटी याद हो तभी आप समझ पाओगे इसको। कैश, एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, हमारी जो भी लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे एसेट साइड में थे। अगर हमने एक ट्रांजैक्शन करी कि हमने फर्नीचर परचेज किया, हमारा पहले फर्नीचर 50,000 रुपए का है और हमारे कैश का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में 1 लाख का शो हो रहा है। अब आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज करने पर क्या होगा, 20,000 का फर्नीचर परचेज और किया तो 50,000 का पहले था, 20,000 रुपए का और हो गया, तो टोटल कितने का हो गया, 70,000 का। और अगर हमारे पास कैश 1 लाख था तो हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो क्या होगा, पैसे कैश देना पड़ेगा। जब कैश आप दे रहे हैं तो 20,000 आपकी कैश की में बैलेंस में लेस हो जाएगा। तो 1 लाख की जगह पे अब क्या हो जाएंगे, 80,000 हो जाएंगे। तो यही चीज कह रहा है कि एक भी ट्रांजेक्शन होती है तो हमारी जो है एसेट्स की, लाइबिलिटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। The chief feature of a transaction are it involve an economic activity. For example, when goods are purchased or sold for cash on credit, or when salary are paid to employee, when interest is paid on money borrowed from the bank, a business transaction take place. तो यही चीज की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब भी कोई परचेज करते हो, सेल करते हो, चाहे वो कैश में करो, चाहे क्रेडिट में करो, चाहे एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो, चाहे इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो जो आपने बैंक से उधार लिया उसके ऊपर, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसके कारण जो है आपकी ये चेंज होती है। और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से ही हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है होती हैं। सोशल एक्टिविटी पर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानते हैं। अगर आपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट दिया तो वो आपका पर्सनल काम था, सोशल रिलेशन निभाने के लिए था, तो उसके लिए क्या है, हम उसको ट्रांजेक्शन कंसिडर्ड नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज साथ साथ क्लियर कर लेना। ओके।
सेकेंड पॉइंट है ट्रांजेक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ट्रांजेक्शन जो है वो टू टाइप्स की हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल, सेकंड इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन आर दोज विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी सच एज परचेज और सेल ऑफ गुड्स। अब एक्सटर्नल से तो आप समझ ही गए होंगे कि बाहर की बातें, ठीक है, बाहर के किसी पर्सन के साथ होने वाली ट्रांजेक्शन जो है वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कही जाएगी। अब वो बाहर के पर्सन कोई भी कस्टमर के साथ आप कर रहे हैं, या फिर आप किसी और बिजनेस से परचेज कर रहे हैं, या कोई सेल कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो वो आपकी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कही जाएगी। इंटरनल ट्रांजेक्शन कौन सी? इंटरनल ट्रांजेक्शन वो जो आपके बिजनेस के अंदर ही हुई, जैसे कि आपने मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है पहले तो ये समझेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे जैसे आप मशीन को यूज करते हो तो मशीन की या बिल्डिंग की, जिसकी भी हम बात डेप्रिसिएशन की करेंगे, मींस जिस चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला जाए उस चीज की वैल्यू में कमी होना। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि किसी चीज की वैल्यू में कमी होना। किस चीज की? जिस चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। जैसे यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स बोला है, तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी होना जो है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है। हमारी जो मशीनरी आई है, मान लीजिए मैं मशीनरी का एग्जांपल दे रही हूँ, तो मशीनरी आई है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने की बात कही, तो मशीनरी हमारी, हम शुरू से एस्टिमेट लगाते हैं कि ये कितने साल यूज होएगी, 5 ईयर्स यूज होएगी, 10 ईयर्स यूज होएगी, तो उस बेस पर हम मशीनरी की वैल्यू को उतने सालों में डिवाइड कर लेते हैं। 1 लाख की मशीनरी आई, 1 लाख की मशीनरी को हमने 10 साल में डिवाइड कर लिया, तो मतलब 10-10 हजार रुपए जो है हमारी 1 साल की कॉस्ट है मशीनरी की, मीन्स हमारी यूज हो गई। अगर 1 साल बीत गया तो हम कहेंगे हमारी मशीनरी की वैल्यू अब कितनी है, 10 हजार लेस करने के बाद 90,000। फिर कम कर देंगे अगले साल, फिर और कम कर देंगे और कम कर देंगे। इस तरह से एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मशीनरी की वैल्यू जो है वो जीरो शो होगी। ठीक है, तो वो हमारी वैल्यू जो कम होती है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब वो डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी जो ट्रांजेक्शन बन रही है वो हमने कहीं बाहर तो नहीं कुछ दिया, ना ही कुछ सेल करा, ना ही कुछ परचेज किया, हमने तो अपनी मशीनरी की वैल्यू ही कम करी है, तो वो ट्रांजेक्शन हमारी इंटरनल ट्रांजेक्शन कही जाएगी। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इट रिजल्ट इन ए चेंज, ओके बेटा, इट रिजल्ट इन ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। ये क्या करता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म को भी चेंज कर देता है। वही जो भी पीछे पॉइंट आया था कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को चेंज कर देती है एक ही ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है हमारी, द चेंज मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। आपको ये तो पता ही है कि इनमें वही आइटम को ही नोट किया जाता है जो एक्सप्रेस की जाए मनी की टर्म में। फाइनेंशियल नेचर की हो, अदर्स नेचर की आइटम को हम क्या है उसको नोट नहीं करते हैं। जो क्वालिटेटिव थी हमारी उसको नोट नहीं करते हैं, ओनली क्वांटिटेटिव मींस जिसकी संख्या है मनी के रूप में टर्न हो सकती है, फाइनेंशियल नेचर की है, सिर्फ उन्हीं के ही हम ट्रांजेक्शन मानते हैं। तो loss of goods by fire or the loss due to customers inability to pay a transaction because the losses can be measured in term of money। तो ये कह रहा है कि जो हमारी लॉस हुआ फायर से या लॉस हुआ कस्टमर की इनएबिलिटी की वजह से, उसने ध्यान नहीं दिया था, या हम कहें कि कोई भी हमारा लॉस हो गया जो हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारी ट्रांजेक्शन कही जाएगी। ऐसे ही अगर एक एफिशिएंट मैनेजर रिटायर हो गया हमारी फर्म से और हमारे बिजनेस को बहुत लॉस हुआ, तो हम यहाँ ये नहीं बता सकते कि कितने रुपए का लॉस हुआ, उसको हम मनी की फॉर्म में नहीं बता सकते, तो इसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। इट विल नॉट बी ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। नाउ टर्न इज सेकंड पॉइंट, एन इवेंट। अब ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से पता चल गया होगा, कोई भी लेन देन जहां मनी की बात हो, जहां चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पर थोड़ा फर्क डालती है, असर डालती है, वो हमारी ट्रांजेक्शन कही जाती है। सेकंड पॉइंट हमारा है इवेंट का। इवेंट क्या होता है? ट्रांजेक्शन की वजह से जो हमारे अकाउंट में क्या फर्क आने वाला है, अकाउंट किस तरीके से शो होंगे, हम कैसे अपनी उसका रिजल्ट जो है वो दिखा पाएंगे, वो है इवेंट। ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे अकाउंट्स में क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, क्या रिजल्ट आया, मींस उसका क्या रिजल्ट निकला, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन करने के बाद हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा उसका, वो इवेंट है।
यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो देखेंगे। सचिन स्टार्ट ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज की कैपिटल लगाकर। ही परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 फॉर कैश। उसने क्या करा, उस 5 लाख में से 4 लाख रुपए की गुड्स खरीद ली, गुड्स मतलब माल खरीद लिया, और उस गुड्स का 1/4 मतलब 4 लाख का 1/4, वन सॉरी 3/4, 3/4 कितना हुआ 3 लाख का, 3 lakhs वाली गुड को 3,80,000 में मार्केट में सेल कर दिया, और उसने गोडाउन का रेंट भी पे किया है 20,000। अब यहाँ देखो कि क्या फर्क पड़ा उसके ऊपर, क्या उसको कितना प्रॉफिट हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला, ये काम करने के बदले में क्या उसको प्रॉफिट हुआ, बता सकते हो कोई प्रॉफिट? अगर आपके पास नोटबुक है तो जल्दी से प्लस माइनस कर सकते हो। आप कहोगे 80,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 3 लाख वाली गुड्स थी, आपने 380 में सेल कर दिया। लेकिन नहीं, हम जो उससे रिलेटेड एक्सपेंस हैं, हमारे बिजनेस में होने वाले सारे खर्चे और सारी इनकम में से लेस करने के बाद ही हम प्रॉफिट और लॉस जो है काउंट करते हैं। तो यहाँ नीचे जो है सोल्व किया हुआ है, देखेंगे इसी को ही। सेल क्या है हमारी 3,80,000 की, कॉस्ट कितनी थी 4 लाख वाली गुड्स जो हमने परचेज की थी उसका 3/4। तो यहाँ देखेंगे, ये जो पॉइंट कह रही हूं मैं, ठीक, 4 लाख वाली गुड्स जो है उसको 3/4 किया तो हमारा आ जाएगा कितना 3 लाख। 3 लाख वाली गुड्स के ऊपर हमने उसको गोडाउन में भी रखा होगा गुड्स को, जब तक सेल किया तो गोडाउन का रेंट पे करना पड़ा 20,000। अब 20,000 इसी के लिए ही तो किया, मीन्स हमारे बिजनेस में ही तो यूज हुए, खर्चे हुए हमारे। तो टोटल हमारा एक्सपेंस कितने के हो गए 3,20,000 का। अब सेल कितने का करा आपने 380 का, तो हमारे को कितने का प्रॉफिट हुआ 60,000 का। क्लियर है यहाँ? यस। तो ये हमारे क्या है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो है वो दिखा रही है, मींस उस ट्रांजैक्शन के बदले में होने के कारण हमको क्या प्रॉफिट हुआ, उसका रिजल्ट जो है वो क्या निकल के आया है। तो हमारा हम बता रहे हैं 60,000 प्रॉफिट हुआ। अब देखो हमारी कैपिटल भी होगी। अब हमारी कैपिटल है 5 लाख की, जो हमने बिजनेस में लगाया पैसा वो हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल हमारी है 5 लाख की। अब वो 5 लाख की कैपिटल जो है 60,000 प्रॉफिट होने के बाद हमारी कैपिटल कितने की हो जाएगी, बढ़ जाएगी कैपिटल 5,60,000 की हो जाएगी। ठीक है, और हमारा कैश का जो है अमाउंट वो भी हमको क्या है चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पेज पर आपका, तो यहाँ हमारा जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो भी शो हो रहा है। क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 1 लाख का, मीन्स जो हमारा लास्ट में माल बचा हुआ है वो हमारा इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो 4 लाख का जो परचेज किया था उसका 3/4 आपने सेल कर दिया, तो 1/4 बचा हुआ है, तो वो 1/4 क्या है 1 लाख रुपीज का। सेकंड हमारा है कि, और सॉरी थर्ड हमारा है कि कैश बैलेंस, क्या कैश का क्या इफेक्ट रहा हमारे इस पे। कैपिटल का मैं आपको बता चुकी हूँ, डी पॉइंट देखो। कैपिटल का मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि कैपिटल हमारी 5 लाख की थी, प्रॉफिट होने की वजह से 60,000 के प्रॉफिट होने से हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है 5,60,000 से। सी पॉइंट में देखेंगे, आपने कैपिटल लगाई थी 5 लाख, अब आपके पास सेल की थी आपने 3,80,000 की, तो कैश कितना आया 5 लाख आपके पास पहले थे, 3,80,000 आपके पास और आ गए, तो कितना हो गया 880। 880 में से आपने किस किस को खर्च किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है। आपने परचेज किया था 4 लाख का, वहां दिए थे, रेंट पे किया वहां दिए हैं, तो बाकी कहाँ बचा, बाकी बचा हमारे पास 4,60,000। तो हमारा कैश का बैलेंस जो है वो 4,60,000 यहाँ शो होता है। तो उस एक ट्रांजैक्शन के कारण हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री पर, हमारे कैश बैलेंस पर, हमारी कैपिटल पर, हमारे प्रॉफिट पर कितना फर्क पड़ा है, या उसके वजह से कितनी हमारी जो है चीजों में हमको चेंज करना पड़ा है, यही ही इवेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अकाउंट।
In actual practice, the individual transaction of like nature are recorded, added, and subtracted at one place. Such place is customarily termed as an account. वो कहता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में हम अगर व्यवहार में बात करें तो एक पर्सन से रिलेटेड, एक लेन देन से रिलेटेड जो वो है हमारा, वो एक ही जगह पर होना चाहिए। सारा रिकॉर्ड वहीं पर ही सारे ऐड किए जाएं, वहीं पर ही सारे लेस किए जाएं ताकि उसको समझने में इजी हो। तो यही जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो हम यही काम करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम अकाउंट बनाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब हम अपने अकाउंट बनाए तो उनको एक ही जगह पर रखा। राम का अकाउंट बनाया तो राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक पेज पर या एक अकाउंट में होगी, ठीक है। शाम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई तो शाम की पेज पर ही होगी, मोहन से रिलेटेड हुई तो मोहन के पेज पे होगी। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि हमारे को, हमने उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन करी तो उस पर्सन ने आज क्या दिया, आज क्या लिया, आज कितने का हमने उसको सेल करा, आज उसने हमसे कितने का परचेज किया, उसमें से कितना पैसा आज दे दिया, वो सारी डेट वाइज क्या है हम उसी एक ही पेज पर लिखते हैं, उनको अकाउंट कहते हैं। अगर हम पहले पुराने बिजनेस की बात करें ना, मतलब बहुत हमारे पुराने पापा दादा वगैरह क्या करते थे, जो पर्सन, हर पर्सन के नाम का ना बही खाते में, बही खाते बोलते थे उसको, क्या करते थे एक एक, एक पेज बना लेते थे। मीन्स एक पेज इस पर्सन का, दूसरा पेज उस पर्सन का, तीसरा पेज उस पर्सन का। तो इस तरीके से डेट वाइज वो क्या करते थे, जो पेज होता था उस हर बार जो पर्सन आया उसके उसी का पेज ओपन करके उस पेज पर लिख देते थे। तो वही चीज हम अकाउंट में करते हैं, उसके लिए अलग से एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। हमारे यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट की वजह से जो है कुछ रूल्स हो जाते हैं, बाकी काम सारे वही वैसे ही थे, ठीक है। आगे क्या है, prior to understanding the meaning of debit and credit, it is essential to understand the meaning of and form of an accountant, सॉरी फॉर्म एंड ऑफ एन अकाउंट। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है, हम डेबिट क्रेडिट कर देंगे तो इसकी वजह बाद क्या है, वो हमारे अकाउंट जो है वो समझ आ सकेंगे, उनका मतलब जो है वो समझ आ जाएगा। एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर person or items. In account we keep a separate record of each individual assets, liabilities, expenses or incomes. एक अकाउंट जो सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड आइटम्स को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वहाँ क्या है, वो पर्टिकुलर जो है अलग अलग सेपरेट सेपरेट जो है अकाउंट बना रहा है। चाहे वो पर्सन का हो, जैसे राम शाह मोहन का हो, मशीनरी का हो, फर्नीचर का हो, हमारी एसेट्स आ गई, लाइबिलिटी का हो, क्रेडिटर्स का हो, ऐसे ही इनकम का हो, सैलरी का हो, या फिर डिस्काउंट रिसीव का हो। तो इस तरीके जो है हमारे अकाउंट जो है वो बनते हैं। द प्लेस वेयर सच ए रिकॉर्ड इज मेंटेन इज टर्म्ड एज एन अकाउंट, सच एज द अकाउंट ऑफ घनश्याम, द अकाउंट ऑफ राम, द अकाउंट ऑफ मशीनरी एटसेट्रा, जो मैंने आपको अभी बताया ये वही चीज है। अब इसकी डेफिनेशन है, an account, according to Carter, an account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place with the particular person or thing specified. एक अकाउंट लेजर में होता है जो जहां से हम समरी करते हैं सारी ट्रांजेक्शन को, उससे रिलेटेड पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन जो है वो उसमें रखी जाती हैं। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड। नीचे देखो ये कैश का अकाउंट बनाया हुआ है, सेम यही बात इसमें बता रहा है कि जो सारे अकाउंट होते हैं ना उनकी दो साइड होती हैं। एक साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं, दूसरी साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। अब डेबिट साइड कौन सी होती है, जो आपके लेफ्ट पे होगी वो आपकी डेबिट होगी, जो आपके राइट पे होगी वो आपकी क्रेडिट साइड होगी। डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर के नाम से लिख देते हैं। डीआर मतलब डॉक्टर नहीं, डेबिट, ओके। क्रेडिट का मतलब सीआर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और डेबिट के इनके जो डेबिट का कॉलम हुआ, क्रेडिट का कॉलम हुआ, तो इसमें टोटल कॉलम जो है वो 4 बनते हैं। डेबिट के कॉलम के 2 साइड, क्रेडिट के कॉलम के 2 साइड। डेबिट के कॉलम में एक पर्टिकुलर का कॉलम जिसमें आप उस एंट्री को, उस नाम को लिखोगे किससे आपने क्या करा, और दूसरा कॉलम जो है वो अमाउंट का होगा। सेम क्रेडिट साइड में भी एक पर्टिकुलर का कॉलम बड़े वाला, और जो छोटे वाला है वो अमाउंट का कॉलम है। यहाँ देखो रुपीज के फॉर्म में सिंबल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा पेज है
तो अकाउंट को जो है टी शेप में भी बोला जाता है, मींस हमारे अकाउंट जो है वो टी शेप में बनते हैं। टी शेप में मतलब दो साइड डेबिट की, दो साइड क्रेडिट की, और दो साइड में को सीधा ही उसने एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट बोल दिया। फोर्थ पॉइंट हमारा है कैपिटल का। इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। कैपिटल क्या है? जो बिजनेस के ओनर ने, प्रोप्राइटर ने, स्वामी ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल है। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। जो बिजनेस में पैसा लगाया वो उसके कैश फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट्स फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स फॉर्म में भी हो सकता है। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। या फिर वो अमाउंट लगा दे और उसके बाद उसमें से यूज करके क्या है, एसेट्स और गुड्स को परचेज करे। एज सच, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऑल करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स आर एडिड अप एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी आर डिडक्टेड आउट ऑफ इट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। जब बैलेंस शीट का हम टोटल कर रहा था हमने, तो हमने ये बताया था कि एक तरफ हमारी एसेट साइड है, दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी साइड है, और लाइबिलिटी साइड में ही हमारी कैपिटल आती है, और जितनी की एसेट्स होती है उतने की ही लाइबिलिटी और कैपिटल टोटल इंक्लूड होती है। तो अगर हमको कैपिटल निकालनी है तो कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटी जो है वो माइनस कर देंगे। कैपिटल में से हम क्या करते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एसेट्स क्या है, सबको पता है, कैश, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, क्रेडिट, हमारे फर्नीचर, ठीक है। और उसमें से अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि इसमें से पर्सन ने उधार में कितना लिया, जो बिजनेस में पैसा लगाया उसमें से कितना उधार लिया हुआ है, तो वो हमारी क्रेडिटर्स या लाइबिलिटी आ जाती है। अब मान लीजिए हमारे बिजनेस में 5 लाख रुपए लगे हुए हैं, जिसमें से क्रेडिटर भी हमारे 2 लाख रुपए के हैं, तो 5 लाख की हमारी एसेट जो लगी हुई है उसमें 2 लाख रुपए का हमारे लाइबिलिटी है, बाहर की है। बाकी जो 3 लाख हैं वो तो हमारे बिजनेस के खुद के हैं, मींस ओनर के हैं। वो ओनर के जो पैसे हैं वही तो कैपिटल है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एसेट्स में जो पैसा लगा है उसमें से जो बाहर वाले पर्सन से आपने लिया है, जैसे कि क्रेडिटर से, जो लाइबिलिटी हम कहते हैं जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं, अनअर्न्ड इनकम आ सकती है, इसको लेस करने के बाद जो बचता है वो प्रोप्राइटर के द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा मींस कैपिटल ही कहलाता है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ और नेट एसेट्स। कैपिटल के जो दूसरे नाम हैं वो क्या है, ओनर इक्विटी भी कहते हैं, वो है ड्रॉइंग का। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्रॉइंग्स। कोई भी पैसा, कोई भी माल जब बिजनेस के ओनर के लिए, खुद के यूज के लिए, घर के लिए, पर्सनल कामों के लिए जो चीज उसने निकाली, पैसा निकाला तो पैसा, गुड्स निकाली तो गुड्स, प्राइवेट पेमेंट हम कह सकते हैं इसको, तो बिजनेस से अलग होती है वो, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। हिंदी में बोले तो आहरण। ड्राइंग वर्ड ही ठीक है, ड्रॉ करना, निकाल लेना। नेक्स्ट हमारा है 6th पॉइंट, लाइबिलिटी। It refer to the amount which the firm owes to outsider, excepting the amount owed to proprietor. In word of Finney and Miller, liability are debts. They are amount owed to creditor. This can be expressed as liability is equal to assets minus capital. ये कह रहा है देखो कि जो प्रोप्राइटर ने लगाया पैसा उसको छोड़कर जो हमारा बिजनेस में पैसा लगा है वो किसका लगा है, लाइबिलिटी का लगा है।
पहले मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर हम एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल करते हैं तो एसेट्स का टोटल हमारा कहाँ से हुआ, या तो कैपिटल का पैसा लगा है या फिर हमारा लाइबिलिटीज का लगा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा लाइबिलिटीज, अब कैपिटल का माइनस कर दें, एसेट्स में से कैपिटल का माइनस कर दे तो क्या बचता है, लाइबिलिटी का बचता है। मींस हमारे जो बाहर से लिया हुआ उधार या फिर हमारे कर्ज देने वाले पर्सन, हमने जिनको कर्ज देना है, मींस लाइबिलिटी पे करनी है हमारी, पे करना रहता है, तो वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो यहाँ कहता है कि लाइबिलिटी भी अलग अलग टाइप की है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ, वो देख लेते हैं। व्हेन ए फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, द अमाउंट ओइंग टू ए इज ए लाइबिलिटी। देखो, फर्म ने परचेज की गुड्स ए से उधार में, तो ए क्या है, हमारी लाइबिलिटी हुई, हमारा क्रेडिटर है। व्हेन ए बैंक अकाउंट इज ओवरड्रॉन द अमाउंट ओइंग टू द बैंक ओवरड्राफ्ट, अब बैंक का बैलेंस जो है आपका नेगेटिव में चला जाए, मींस आपने बैंक से एक लिमिट बनवाई हुई है, उसमें आपका अगर जीरो बैलेंस है, उसके बाद भी आप बैंक से पैसा निकाल पा रहे हो, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट का केस था। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का केस भी क्या है, लाइबिलिटी होती है। ऐसे ही इसके अलावा बिल पेबल होते हैं, अनपेड वेजेस मींस आउटस्टैंडिंग वेजेस, और अनअर्न्ड इनकम भी हमारी लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी के कितने टाइप हैं, टू टाइप्स की कह रही है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी क्या है, ऑल अमाउंट्स विच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर आर इंटरनल लाइबिलिटी सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बिजनेस में जो भी ओनर को पे करना रहता है, या हम कहें कि हमारी लाइबिलिटी जो कि बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया है, जो हम उसको कैपिटल भी कह देते हैं, वो अंदर हमारे बिजनेस में वो भी लाइबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि हम बिजनेस के ओनर को उसके पर्सनल खर्चों को इंक्लूड बिजनेस में नहीं करने देते। मतलब अगर पर्सन ने बिजनेस से कुछ कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए या गुड्स निकाली, तो हम उसको एक तरह से अलग मान कर चलते हैं। हम ये मानते हैं कि वो बिजनेस उसका अलग है और जो उसका घर है वो अलग है। तो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो हम एज इट इज उसको कस्टमर मान के या फिर हमारा लाइबिलिटी जो है वो उससे हम दिखा देते हैं कि उसने इतना पैसा जो है वो बिजनेस से निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तभी तो हमने ड्राइंग के नाम से की थी उसको। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो पैसा कैपिटल के फॉर्म में है या फिर प्रॉफिट अभी उसने लिए नहीं है, बिजनेस में ही पड़े हैं, तो वो भी हम लाइबिलिटी मानकर चलते हैं, जिसको हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। सेकंड हमारा है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ऑल अमाउंट्स विच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द आउटसाइडर आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज सच एज क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन एटसेट्रा। जो पैसा बिजनेस के बाहर के व्यक्तियों से आपने लिया, चाहे उधार में लिया, चाहे आपने गुड्स को उधार में परचेज किया, या फिर बैंक से लोन लिया या किसी अदर पार्टी से लोन लिया, वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाती है। लाइबिलिटी में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट एज अंडर। और भी हम कह सकते हैं अलग, अगर हमने लाइबिलिटी को वैसे टू पार्ट में डिवाइड किया, अब हम और टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी जिसको जल्दी से पे नहीं करना, मींस लॉन्ग टाइम के लिए वो आपके पास है, आपको फिक्र नहीं है उसको पे करने की। करंट लाइबिलिटी जिसको विद इन 1 ईयर आपको पे कर देना है, वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी कहती है। नॉन करंट लाइबिलिटी को हम फिक्स लाइबिलिटी भी कह सकते हैं, जिसका हमने मोर देन 1 ईयर के बाद पे करना है, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लोन्स, डिबेंचर एटसेट्रा। और करंट लाइबिलिटी जो कि आपने विच आर टू बी पेड इन ए नियर फ्यूचर विद इन ए 1 ईयर, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म के लोन्स। अगर लॉन्ग टर्म के लोन्स होते हैं तो नॉन करंट लाइबिलिटी में, और शॉर्ट टर्म के लोन्स होते हैं तो करंट लाइबिलिटी में। अब डिबेंचर क्या होते हैं, ये बीच में से किसी ने पूछा भी था मेरे से, डिबेंचर थोड़ा सा बताना चाहूंगी, बाकी आपके बाद में आने वाला है वो चीज। डिबेंचर क्या है, अगर आप किसी पर्सन से लोन लेते हो और उसके बदले में एक सर्टिफिकेट देते हो
जिस सर्टिफिकेट पर सारी कंडीशंस जो है लोन से रिलेटेड लिखी होती हैं कि आपने कितने % इंटरेस्ट देने वाले हो, लोन डिवेंचर को कब पे करोगे, मतलब रिडीम करोगे, रिडीम करना मतलब कब उसकी अमाउंट वापस पे करोगे, और कब हम मतलब कितना उसको पर इंटरेस्ट देने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं तो वो जो है उस पर लिखी होती हैं। वो सर्टिफिकेट जो डिबेंचर पर्सन होल्डर होगा, मींस डिबेंचर होल्डर जो पैसा अपना देगा और आपसे डिबेंचर लेगा, डिबेंचर होल्डर डिबेंचर रखने वाला वही पर्सन रखेगा जो आपको बदले में लोन दे रहा है। तो वो जो है तब तक उसको अपने पास रखता है जब तक आप उसके डिबेंचर्स वाली मनी को वापस नहीं दे सकते। इसको वो कहीं बाहर बैंक को या कहीं और करके भी सेल करके पैसा वापस ले सकता है कंपनी के अलावा। तो इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आपका बाद में आएगा। तो थोड़ा बहुत मैं डिबेंचर का बताना चाहूंगी क्योंकि नया वर्ड है तो ऐसे जाना नहीं चाहिए कुछ भी। तो नेक्स्ट हमारा है एसेट्स। एसेट्स क्या है? सबको पता है एसेट्स जो भी हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी जिसमें हमारी क्या है जो भी हमारे बिजनेस की कैपेसिटी को मींस हमारे प्रॉफिट को बढ़ाने में काम करती है, हमारे को काम करने में हेल्प कर रही है। तो यहाँ हम कहेंगे एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, जो सेल करके हमको पैसा मिल सकता है, जिसको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी एसेट्स है। और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल रहती है बिजनेस के लिए, जो कि हमारे को पूरे बिजनेस एक्टिविटी करने में हेल्प करती है। मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, डेटर्स है, हमारे बिल रिसीवेबल है, बिल्डिंग जो भी पैसा हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गई, ये सारे हमारे एसेट्स के आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब एसेट्स क्या है, कितने टाइप की हैं और एसेट्स की फीचर्स क्या हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो एसेट्स की डेफिनेशन दी है Professor R. N. Anthony के according, assets are valuable resources owned by a business which are acquired at a measurable money cost. रिसोर्सेज हैं बिजनेस के जो कि एक्वायर किए गए हैं और जिसको हम मनी की कॉस्ट में जो है मेजर कर सकते हैं। सेकंड हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती हैं। फर्स्ट पॉइंट है द रिसोर्स मस्ट बी वैल्यूएबल, इनकी वैल्यू होती है कुछ। द रिसोर्स मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस के ये ओनर जो होगा बिजनेस के द्वारा इसमें लगाया गया है वो रिसोर्सिस। रिसोर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट, तो इसको हम मनी की फॉर्म में जो है मनी की कॉस्ट में मेजर भी कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो एसेट्स में भी क्लासीफाई इनटू फ्लोइंग कैटेगरीज। एसेट्स की 2 कैटेगरी हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? ऐसी एसेट्स जो कि आपकी लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहने वाली है, आप उसको बार बार सेल नहीं करते हो। जैसे हम कह सकते हैं हमारी बिल्डिंग, हमारा फर्नीचर, हमारी मशीनरी, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे व्हीकल्स, तो इसको आप सेल नहीं करते हो। तो नॉन करंट एसेट रेफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस एंड आर नॉट मीन्ड फॉर सेल। इनका मेन पर्पज जो है वो सेल करना नहीं होता है, बिजनेस में गुड्स को प्रोड्यूस करने में इसका काम लेना जो होता है। और नॉन करंट एसेट जो है हमारी वो उसमें हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होती है और ज्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें एक तो अमाउंट भी ज्यादा लगेगी और इन्वेस्टमेंट जो है वो टाइम पीरियड भी ज्यादा के लिए होगी। तो फिक्स एसेट्स में आपको सबको पता है जो हमारी फिक्स है, कहीं हमने दोबारा सेल नहीं करनी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब हो चुका। नेक्स्ट हमारा है फिक्स एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। इतना ही कराऊंगी आज इनटेंजिबल तक, बस टाइम हो चुका है। फिर इसके बाद टेंजिबल एसेट्स क्या है? आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, ऐसी एसेट्स जो कि देखी और टच कर सकते हो, जिसको आप जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, विच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग कहलाती है। जैसे कि आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गए, फर्नीचर हो गया। और इनटेंजिबल एसेट्स उसका ऑपोजिट, टेंजिबल का ऑपोजिट इंटेंजिबल, जो कि ना तो छू सकते हो और कोई कोई एसेट्स तो ऐसी है जो दिखती भी नहीं है। तो इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डोंट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन नॉट बी सीन और फेल्ट।
जैसे कि गुडविल। अब गुडविल आपको हमने कहा कि गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन होती है बिजनेस की। वो क्या आपको दिखती है कि आप उसको उठा के इधर रख सकते हो? जैसे फर्नीचर को आपने रख दिया और फर्नीचर को आपने सेल कर दिया, क्या आप उसको मतलब दिखा के ऐसे कि ये लो गुडविल, ऐसा कर सकते हो? नहीं ना। तो पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये इनकी वैल्यू तो है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते, और ना ही हम इसको क्या है, एक पोर्टेबल है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यहां से उठाकर वहां रख दिया। तो बिजनेसमैन इज एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड हिज गुडविल हेल्प इन अट्रैक्टिंग कस्टमर इजिली। गुडविल की वजह से, पेटेंट की वजह से पर्सन जो है ज्यादा कमाने में हेल्प होती है उसको, लेकिन वो जो है देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, उसको हम कहते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स। आज इतना ही करते हैं। ओके।